केमिकल बॉन्डिंग वर्ड का मैं एक बार स्टार्टिंग से रिवीजन आपको दे रहा हूँ, तो तीन पॉइंट सारे दोबारा आएंगे। केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली बॉन्ड बनने का चक्कर है और इसका बेसिक मतलब है कि दो एटम्स कैसे इंटरेक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं उसका चक्कर है कि किस किस के बीच में बॉन्डिंग होती है, किस किस के बीच में नहीं। ठीक है, एक वर्ड है मिक्सचर, एक है कंपाउंड, उनमें अंतर क्या है उस चैप्टर में समझना है। ठीक है बेटा, बॉन्ड बनते क्यों हैं, तो इसका आंसर तो मिला नोबल गैसेस को जब देखा। इन्होंने नोबल गैसेस को और अदर एलिमेंट्स को एनालाइज किया और ये पाया कि नोबल गैसेस में कोई रिएक्शन नहीं हुई, स्टेबल, और बाकी एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाकी एलिमेंट रिएक्ट करने के बाद अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस जैसा करना चाहते हैं। मेनली नोबल गैसेस में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे ऑक्टेट कहते हैं, और इनमें नहीं होते। और ये देखा गया कि जब भी ये बॉन्ड बनाते हैं तो मैक्सिमम केसेस में ये चाहा कि इनके लास्ट या आउटर मोस्ट शेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो। ठीक है, इसके बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं, ऑक्टेट फेल भी है कई जगह, बट स्टिल मैक्सिमम जगह बॉन्डिंग का एक रीजन ये माना गया है कि आउटर मोस्ट में 8 करने होते हैं, जस्ट लाइक नोबल गैसेस। सेकंड रीजन माना गया एनर्जी क्राइटेरिया, कि एक पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट है, तो भाई जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी है हर मॉलिक्यूल के, हर एटम के पास। नोबल गैसेस की ये एनर्जी कंटेंट मिनिमम है, लीस्ट है, और बाकी सारे एलिमेंट्स का ये एनर्जी हाई है। और ये देखा गया ड्यूरिंग बॉन्डिंग, जब भी बॉन्ड बना रहे होते हैं तो ये लॉ भी फॉलो होता है, एनर्जी डिक्रीज करती है, हर बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी बाद में कम हो जाती है। तो स्टेबिलिटी या बॉन्डिंग के लिए दो रीजंस दिए गए। कौन से दो रीजंस दिए गए? एक तो टू अटेन ऑक्टेट, आउटर मोस्ट में 8 करना चाहते हैं, और दूसरा एनर्जी को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज। इन दो पॉइंट्स को मिला के थ्योरी निकल गई कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी मतलब इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट था। तो सबसे पहला पॉइंट आपके लिए इस चैप्टर में जो आएगा, व्हाई डू एटम्स या एलिमेंट्स रिएक्ट, उसका आंसर आप लिखेंगे क्या, व्हाई डू एलिमेंट्स रिएक्ट, बेटा क्या लिखेंगे? ठीक है, वेरी गुड, टू अटेन स्टेबिलिटी। और इसके दो रीजन दिए गए हैं स्टेबिलिटी के, एक ऑक्टेट रूल और एक एनर्जी क्राइटेरिया। ऑक्टेट रूल यानी आउटमोस्ट में 8 करना है, और एनर्जी क्राइटेरिया मतलब कि जब भी बॉन्ड बनता है कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है और मिनिमाइज हो जाता है। तो क्लियर है? डन? ठीक। नाउ सेकंड पॉइंट, बॉन्डिंग कितने टाइप, कौन कौन बॉन्ड बनाता है, कितने टाइप की है, और ड्यूरिंग बॉन्डिंग क्या अट्रैक्शन है या रिपल्शन? ऑब्वियसली रिपल्शन भी होता है, भाई दो के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ही करेंगे, दोनों के न्यूक्लियस रिपेल ही करेंगे, और अट्रैक्शन भी होता है। तो ड्यूरिंग बॉन्डिंग बोथ द फोर्सेस आर टेक प्लेस, अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन, लेकिन अट्रैक्टिव का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव से ज्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? एक होता है आयनिक, एक होता है कोवेलेंट। कोवेलेंट का एक टाइप होता है कोऑर्डिनेट, और ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चे, एक बॉन्ड है मेटालिक और एक है वंडर बॉल फोर्स। वेरी गुड। तो हमारे पास बॉन्डिंग इतनी चीजों की हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में ये ज्यादा फोकस में है ये, और ऑब्वियसली नेक्स्ट चैप्टर में ये भी है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर का वंडर बॉल फोर्स एक्सप्लेन की है। तो हम इन तीन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड से शुरुआत करा रहा हूं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड चैप्टर का 80% हिस्सा है, मतलब मैक्सिमम चैप्टर कोवेलेंट बॉन्ड पे है। अब बेटा कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कोवैलेंट बॉन्ड? ठीक है बेटा, यहां तक नए बच्चे पुराने बच्चे किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है आप लोगों से, किसी को समझ में आया? यहाँ तक हमने एक बेसिक वर्ड कहा बॉन्ड क्यों बनता है। ठीक है, आज यहाँ से असली चैप्टर,
को का मतलब होता है, जैसे इस समय आप पढ़ रहे हैं इसको हम को एजुकेशन कह देते हैं। को का मतलब होता है मिलके, साथ साथ। अभी हम को वर्ड कह रहे हैं बॉयज गर्ल्स के लिए। एक वर्ड है कोऑपरेशन नहीं करते हो तुम लोग, कोऑपरेट करो, दैट इज कोऑपरेट, मिलके ऑपरेट करना, मिलके किसी चीज को चलाना, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोवैलेंट है, कोवैलेंसी मतलब म्यूचुअल वैलेंसी। यानी कि ये एक एटम ए है, इसकी वैलेंसी है, ये बी एटम है, इसकी वैलेंसी है, ये दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे, दोनों वैलेंसी टेक पार्ट करेंगी, और दोनों वैलेंसी जब टेक पार्ट करेंगी तब जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? तो कोवैलेंट बॉन्ड इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की हम क्या करते हैं? शेयर, म्यूचुअल शेयर, बराबर की। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो a bond formed by mutual sharing of electrons net covalent। अब बेटा जिस जिस बच्चों को जानना दिक्कत आए वही लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में पढ़ाते जाएंगे। तो पहला पॉइंट म्यूचुअल शेयरिंग का, कोई डाउट समझ में आया बेटा? बेटा जो बच्चे पहले पढ़ते हैं वो भी जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाले वर्ड्स कंफ्यूजिंग होते हैं और आप खाली मेन बुलेट वर्ड्स पर रीड कर रहे हैं, तो आप पहले पढ़ चुके हैं तब भी हो सकता है आपको डाउट हो। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बराबर की, ठीक है। एक पॉइंट मुझे पुराना चाहिए आपसे, शायद आपको नहीं पता तो सुन लीजिए जो एकदम नए बच्चे हैं, कि इस साल आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ में चलेगा, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें नहीं चलेगा, एएलएम 2818 में नहीं। इस साल से आगे तक आपको तो ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोगों को आते हैं बड़ी अच्छी बात है। डू यू नो ऑल एसपीडीएफ आते हैं बेटा? कॉन्फ़िगरेशन आते हैं आपको? नए बच्चे अभी नहीं पढ़े, एसपीडीएफ पढ़ रखा है नहीं? चलिए, जिन्होंने एसपीडीएफ नहीं पढ़ा था कैलकुलेट करा देंगे, ये आज ही खत्म करा देंगे। चलिए, इतना अभी बात समझिए कि यहाँ के म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में शेल्स के अंदर एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं सब शेल। जैसे अगर हमारी थर्ड शेल है तो थर्ड शेल एस पी डी एफ इन सब शेल से मिलकर बनी। जैसे शेल एक बड़ी चीज है, उसके अंदर भी कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट का नाम है सब शेल्स। और ये जो एस सब शेल है इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, ये कहलाता है ऑर्बिटल। पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे डी और एफ भी है। तो अभी आपको जिनको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो सिर्फ अभी इतना ध्यान करें कि जो आपको पढ़ाया गया है कि एल एम एन 2 8 18 एंड सो ऑन, ये शेल्स थी, ये पहली शेल थी। और इस सब शेल के अंदर इस शेल के अंदर दो सब शेल है, एक एस वाली और एक पी वाली, यानी ये सारे 8 के इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं। चलिए, ये वाला वर्ड अभी और एलोबरेट करते हैं, और जिन्हें नहीं आता वो सिर्फ और सिर्फ इतना थोड़ी देर के लिए याद कर लें कि न्यूक्लियस के चारों ओर शेल्स होती हैं। कोई दिक्कत? ये तो मालूम है इलेक्ट्रॉन। अब ये जो शेल होती है ये भी छोटे पार्ट्स में बटी होती है, ये शेल के अंदर भी छोटे पार्ट्स हैं, और वो छोटे पार्ट्स क्या कहला रहे हैं? सब शेल, ठीक है। ये सब शेल्स, एक सब शेल एस है, एक पी है और डी और एफ है, 4 सब शेल है एस और पी पे काम करता है। और ये सब शेल भी किसी से मिलके बने हैं, और जिनसे मिलके बने हैं वो क्या कहला रहे हैं? ऑर्बिटल। एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है, पी में 3,
बस अभी ये 2 पॉइंट पे ही वर्क करिएगा, यही 2 पॉइंट हमें चाहिए, ठीक है बेटा। शेल किससे मिलके बनी है? सबशेल से। सबशेल किससे मिलके बने हैं? ऑर्बिटल। एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल? ए। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल? टी। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो बताओ एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पी सबशेल में 6 कैसे आया? 3 ऑर्बिटल है ना, और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ठीक है। तो अभी जिनको भी है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक समरी का पॉइंट वो ये याद करेंगे कि शेल्स के अंदर है सब शेल। सब शेल 4 हैं, SPDF। सब शेल भी मिलके बनी है इनसे ऑर्बिटल से। S नाम की सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। S नाम की सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। P नाम की सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, इतना तो याद हो जाएगा। S नाम की सबशेल में एक ही ऑर्बिटल, P नाम की सबशेल में 3 ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है? बोलो क्लियर? एक सेकंड, चलिए नेक्स्ट। ये जो S है इसका शेप है स्फेरिकल, ये गोले जैसा दिखता है स्फेरिकल, और P का शेप डंबल जैसा दिखता है, ठीक है। S का शेप स्फेरिकल और P का शेप डंबल, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेयर। सर आप म्यूट है। बेटा ये क्लियर आप होंगे, और ये दोनों स्पिन उल्टी करने के बाद ये रिवर्स करने के बाद जुड़ जाएंगे एंड इट विल फॉर्म मॉलिक्यूल H, ठीक है। तो ये ओवरलैप हुआ। बेटा ये जो डिब्बा बनाया है ये बेसिकली ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि एक ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं? 2। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके कितने बन सकता है? ठीक है। अब ऑर्बिटल 2 आ गए, अब स्टेबल। बोलो बेटा, स्पिन का बेसिकली मतलब जो आप 3 डायमेंशन में सोच रहे हो वो नहीं, ये गोला इधर घूम रहा है या उधर घूम रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन की अपने एक्सिस की स्पिनिंग है, ठीक है, ये आप इस साइन से कंफ्यूज मत हो, ये वेव फंक्शन है, ये साइन ऊपर है, ये ऊपर है, ये तो आप पूछ रहे, ठीक है। और फिर ये स्पिन रिवर्स कैसे होगा? हाँ, तो वो बेसिकली जब दोनों एक साथ पेयर अप होंगे तो इनकी स्पिन क्या हो चुकी होगी? रिवर्स, ठीक है। उसको आप अभी, क्योंकि वो फिजिकल नहीं है, यस, यही तो एनर्जी लॉस का कारण। ये दोनों जब आके जुड़ रहे हैं तो एक की स्पिन अपोजिट हो रही है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी कम हो जाएगी, लॉस होगी, इसको अपोजिट करके जोड़ने, इसलिए एनर्जी। पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ अब पॉइंट पे आ रहे हैं हम कि ओवरलैपिंग होती है, और ये दोनों अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड में, यानी एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन ये ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ ओवरलैपिंग में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड क्या कहलाएगा? ये सिंगल बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर? ये मैंने लिखा है ऑक्सीजन, भले ये मॉडल फेल है लेकिन डबल बॉन्ड में सबसे अच्छा एग्जांपल यही है, ये ऑक्सीजन लिखा है। और बेटा ऑक्सीजन में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, और इसके बाद ये ओवरलैपिंग हुई दिस वन, ठीक। तो इन्होंने 2 बारी ओवरलैप किए, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी, ये वाले। तो ऑक्सीजन का जब मॉलिक्यूल बनेगा तो कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी? 4। तो अगर बेटा 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी सिंगल, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई डबल बॉन्ड। और जैसा नाइट्रोजन में होता है
6 इलेक्ट्रॉन, और अगर 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो थोड़ा सा हम बॉन्डिंग का स्टार्टिंग से रिवाइज करा रहे हैं कि नए बच्चों को समझ में आ जाए। बस इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट इन्हें अलग से कराएंगे अभी। फिलहाल एक सिंगल बॉन्ड बनता है, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल। ठीक है, फिर से सुनो क्या कह रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग का बॉन्ड, शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट। अब शेयरिंग में अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर है, ये पेयर करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो जब भी दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, यानी कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड है। दोनों एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं तो टोटल शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की होगी, 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो वो कहलाएगा डबल। और अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, और वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, ट्रिपल। ठीक है, तो बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी और ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड का मतलब शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की, 2। डबल बॉन्ड का मतलब 4 और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 6। समझ में आया? अब मैं धीरे धीरे स्लोली आपको समझाऊंगा, जो पहले से पढ़ चुके वो समझ चुके हैं या समझ जाएंगे। 4-4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रख लेते, क्वेश्चन समझ में आया? कार्बन की वैलेंसी 4 यानी 4 एम्पीयर, दूसरा कार्बन आए 4 एम्पीयर, 4-4 बॉन्ड क्यों नहीं बना लेते, क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंगल बॉन्ड बनता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ले। डबल बॉन्ड बनता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ले। ट्रिपल बॉन्ड बनता है, 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ले। तो भैया 4-4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके क्यों नहीं बन जाता? क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन हमारा समझ में आया कि हमने कहा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, H2 बन गया। ऑक्सीजन में 2-2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, 2 बन गया। नाइट्रोजन में 3-3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, N2 बन गया। कार्बन में 4-4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, C2 क्यों नहीं बन जाता? 2 एटम के बीच में 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनते, ये क्वेश्चन। कोई बच्चा बताएगा? डरते यार, स्टेबल तो हो ही जाएगा, जैसे O2 स्टेबल हुआ, N2 हुआ, वो भी हो जाएगा। व्हाई नॉट स्टेबल? हाँ भैया, ऑनलाइन वालों को बताएगा मुझे आंसर इस बात का। एनर्जी, एक बच्चे ने कहा खाली एनर्जी कोई रीजन होगा, एनर्जी की वजह से। नहीं बेटा, एनर्जी रीजन नहीं। चलिए, मुझे उम्मीद थी जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं शायद बताएं। बेटा इसका रीजन हमने पहले पढ़ा है, जो बच्चे पहले पढ़ चुके बस उन्हीं को ये आंसर समझ में आएगा, अभी थोड़ी देर में आपको आएगा। एक्चुअली जो पहला बॉन्ड बनता है वो अलोंग द एक्सिस ओवरलैप से बनता है, सिग्मा अलोंग द एक्सिस। फिर दूसरा बॉन्ड उसके ऊपर और नीचे पाई, तीसरा उसके आगे और पीछे। अब कोई एक्सिस बची नहीं, ओवरलैप कराएं। समझो, ये सिंगल बॉन्ड बना, आमने सामने ओवरलैप। मान लो ये जेड एक्सिस से ओवरलैप, तो जेड एक्सिस में क्या बन गया, सिग्मा। जेड एक्सिस से बन, अब ये ऊपर जा रही है तो जेड के परपेंडिकुलर कौन है, चलो वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस में पाई बनाते, ऊपर भी और पीछे भी। और इधर एक्स हो गई, फिर एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, तीन एक्सिस होती हैं। तो 2 एटम के बीच में 3 एक्सिस हो सकती हैं। एक एक्सिस में एक्स को एक्स एक्सिस या किसी एक एक्सिस में सिग्मा बन गया, बाकी दोनों में ऊपर से या आगे पीछे से पाई बन गया। तो अब दोनों एटम के बीच में सारी चीजें तो शेयर हो चुकी है। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनते, तो आप कहेंगे 2 एटम के बीच में 3 ही एक्सिस हो सकती हैं, और अगर 3 ही एक्सिस हो सकती है तो 3 ही जगह से बॉन्ड बन सकते हैं। पहली जगह से ओवरलैप सिग्मा, ये सिग्मा एक्सिस हो गई, इसके ऊपर जो 2 है उन्होंने ओवरलैप कर लिया, पाई बन गया। इधर वाले जो है उन्होंने भी ओवरलैप कर लिया। तो अब इन दोनों के बीच में ओवरलैप करने की और कोई कंडीशन बची नहीं, इसलिए 2 एटम के बीच में सिर्फ 3 तरह के, सॉरी सिर्फ 3 मैक्सिमम बॉन्ड बन सकते हैं, जो कि 2 तरह के सिग्मा होता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ये उन बच्चों को नहीं समझ में आएगा जो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और ये ओवरलैप जो पहले पढ़ चुके सिग्मा पाई वो आ, ठीक है, इसे मिटाऊं, यहाँ तक क्लियर है बैकअप? चलिए, और जो एकदम नए बच्चे हैं वो थोड़े टाइम बाद समझने की कोशिश करेंगे जब आपको कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। ठीक है, आज का टॉपिक लिखिए, आज की हेडिंग लिख रहे हैं बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा रेजोनेंस। हाँ रेजोनेंस, नाम भी नहीं बोल सकते हम, है रेजोनेंस कह रहे हैं, बोले पड़ोस वाली कोचिंग की बात कर रही है, ठीक है।
तो रेजोनेंस, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रेजोनेंस? ठीक है, मतलब ये रेजोनेंस शब्द क्या है? कोई बच्चा बताएगा पहले, व्हाट इज रेजोनेंस? अभी पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? नहीं, ये फिजिक्स में भी टर्म आता है, केमिस्ट्री में भी टर्म आता है, और फिजिक्स में आपको फिजिक्स में पढ़ रखा है, भले आपको याद नहीं, फिजिक्स में पढ़ रखा है गारंटेड, क्योंकि हमने 9th में पढ़ा था, तुमने 10th किया ही है फिजिक्स में रेजोनेंस। अच्छा मैं एग्जांपल बताता हूं, तुरंत याद आ जाए। एग्जांपल इसका ये था कि जब भी ब्रिज पे, ब्रिज समझते हो ना, जब भी ब्रिज पे आर्मी मूव करती है तो जो कदम ताल होती है ना, उनके फुट्स जो होते हैं उसे ब्रेक करके चलते हैं, ऐसा सुना है? नहीं सुना? आर्मी जब भी ब्रिज पे जाती है तो वो फ्लैग मार्च नहीं करती उस समय, क्योंकि ब्रिज की वाइब्रेट करने की एक फ्रीक्वेंसी है, और आर्मी के जो बूट्स या फ्लैग मार्च होती है उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, अगर ये दोनों मैच कर जाएंगी तो ब्रिज बहुत तेजी से ऑसिलेट करेगा एंड ब्रिज विल कोलैप्स। ये नहीं सुना था आपने एग्जांपल? मुझे लगा आपने ये वाला एग्जांपल, बड़ा कॉमन होता है कि आर्मी कभी भी दैट इज फ्लैग मार्च कह लें या व्हाटएवर, ये अपने स्टेप ब्रेक करके चलते हैं, सब लोग एक जैसे स्टेप्स नहीं रखते ऑन ब्रिज, ठीक है, उसे रेजोनेंस कहते हैं। बकेट का एग्जांपल शायद सुना, पानी जब आप बकेट में भरते हैं तो एक सर्टेन लिमिट के बाद आपको अपने आप पता लग जाता है बकेट इज मोर देन हाफ फिल्ड, साउंड से। तो पानी के गिरने की साउंड और वहां मूवमेंट, जो वाइब्रेशन होते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ता है, वो फिजिक्स का रेजोनेंस। फिजिक्स में रेजोनेंस उसे कहते हैं कि एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाए तो रिजल्टेंट एकदम से बढ़ जाता है, ये फिजिक्स में रेजोनेंस कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स से हटके केमिस्ट्री में आज के टॉपिक। चलिए, व्हाट इज रेजोनेंस? बेटा सपोज ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया कार्बोनेट आयन का, ठीक है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है कार्बोनेट। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, वैलेंसी सबकी कंप्लीट दिखती है, एवरीथिंग ओके। लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया मुझे लगा यार डबल बॉन्ड यहाँ नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड यहाँ होना चाहिए। फिर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो मुझे लगा नहीं यार डबल बॉन्ड है ना यहाँ होना चाहिए। मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ इसकी पोजीशन में श्योर नहीं, और अल्टीमेटली नेचर में ये चीज मिली, मतलब कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, और लगातार रोटेट कर रहा है, कभी चार्ज इसके पास, कभी इसके पास, ये चीज नेचर में एग्जिस्ट कर रही है। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। क्या है रेजोनेंस? पूछने की कोशिश करो, रेजोनेंस क्या है? नहीं आया समझ में ना? भी आए, धीरे धीरे आए बेटा। आपसे कहा गया कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाओ, और आपने एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए, 1 2 3, एक ही कंपाउंड को प्रूफ करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, वैलेंसी रूप से सब सही, बट सब में ध्यान से देखिए स्केलेटन सेम, स्केलेटन समझते हो, ढांचा सेम, यानी बीच में कार्बन है सब में, प्लेट ट्रायंगुलर में ही सब में ऑक्सीजन, सबका स्केलेटन एकदम सेम, खाली अंतर कहाँ है? वेयर इज द डिफरेंस? कहाँ डिफरेंस है? ये जो डबल बॉन्ड है, और जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उन्हें मालूम है डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो वो जो पाई बॉन्ड है यानी जो दूसरा बॉन्ड है सिंपल भाषा में डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड की पोजीशन हमें क्लियर नहीं है, कभी लगता है डबल बॉन्ड यहाँ है, कभी लगता है यहाँ है, कभी लगता है वहां है। समझ में आया? तो दिस फिनोमेना इज रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन एंड, बेटा लिखो मतलब पहले समझो क्या है रेजोनेंस। To explain any compound, you have to explain all the properties of a compound. एक compound की सारी property को explain करने के लिए we need to draw more than one structure. एक compound को पूरी तरह explain करने के लिए एक structure sufficient ही नहीं है, एक से ज्यादा structure बनाने पड़ते। समझ में आ रहा है? To explain all the properties of compound, 100% properties of compound, we require more than one
structure and these structures have same skeleton. इनका skeleton same है. They only differ in the location of pi bond या pi electron. कभी लगता है pi electron यहाँ है, कभी लगता है यहाँ, कभी लगता है यहाँ. pi electron की पोजीशन नहीं था. ठीक है. और ये वाला जो फिनोमिना है इट इज हाइपोथेटिकल कि शायद pi bond यहाँ है, शायद यहाँ, शायद यहाँ. लेकिन एक्चुअल में नेचर में ये एग्जिस्ट करता है. मतलब नेचर में जो स्ट्रक्चर है वो इन सारे स्ट्रक्चर्स का एक हाइब्रिड है. इन सारे स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ स्ट्रक्चर है. ये नेचर में एग्जिस्ट करता है. इज इट क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में समझो. बेटा आपने कभी कोई फैन देखा? फैन, पंखा देखा? तो ये पंखा है, इसके ये विंग्स या ब्लेड हैं. एक ऑर्डिनरी पंखा है. ठीक है. कितने ब्लेड्स हैं? 3 ब्लेड. अब ये 3 ब्लेड्स वाला पंखा है. ठीक है. तुम लोगों की भाषा में वही ब्लेड्स ने पर कह लो. ठीक है. कोई बात नहीं, गांव में ऐसे चलता है. तो ये जो 3 पर वाला पंखा है इसको अगर ऑन करें तो ये पर चलने लगेंगे. पर चलेंगे तो परी नहीं होंगे, पर ही रहेंगे. ये परी नहीं बन जाए. अब ये कितने ब्लेड्स, विंग्स हो गए? नहीं, पंखा चल रहा है, देख लो कितने हैं इसमें. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो 3 लेकिन अब उनकी लोकेशन हमें नहीं पता लगा क्योंकि वो इतनी तेजी से चल रहे हैं कि उनकी लोकेशन फिक्स नहीं है. यही चीज यहाँ समझाने की कोशिश है. ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं. डबल बॉन्ड यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए. लेकिन ये इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि डबल बॉन्ड की एक्चुअल पोजीशन हमें पता नहीं. इज इट क्लियर? व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस समझ में आया क्या? चलिए इसे दूसरे एग्जांपल से समझाते हैं. रेजोनेंस का सेकंड एग्जांपल. ठीक है. मान लीजिए आपने कोई कंपाउंड डिस्कवर कर लिया जिसका नाम आपने रख दिया ABCD. यू डिस्कवर्ड एनी कंपाउंड का एलिमेंट एक्सट्रैक्शन किया. मतलब माइक्रोस्कोप इधर उधर से लगा के बता दिया कि 4 एलिमेंट है ABCD. ABCD समझते हो ना? 4 एलिमेंट्स हैं कोई भी ABCD. मतलब ऐसा कुछ नहीं है एनीबॉडी कैन डांस और समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. तो ABCD 4 एलिमेंट है और आपको ये भी मालूम है ये ABCD ऐसे ही लगेंगे. A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D. ठीक है. आपको ये मालूम है ये चारों ऐसे. अब आपने रिएक्शन कराने की कोशिश की. मतलब सपोज क्लोरीन डाली. तो जब आप रिएक्शन कराते हैं तो जहां डबल बॉन्ड होता है ना, pi बॉन्ड, वहां चीज जाके जुड़ जाती है. तो आपने एक्सपेरिमेंट किया. पहले यहां क्लोरीन आके जुड़ी. जब क्लोरीन यहां जुड़ी तो आपको इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि ये शुरू में डबल बॉन्ड यहां था. फिर आपने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया दोबारा थोड़ी देर बाद तो देखा क्लोरीन यहां जुड़ रही थी. अब आपके दिमाग में क्या आया? यार डबल बॉन्ड यहां नहीं था, डबल बॉन्ड यहां था. फिर रिपीट किया तो क्लोरीन यहां जुड़ रही थी. आपने कहा यार धनी का पंखा, डबल बॉन्ड शायद यहां, शायद यहां, शायद यहां. इज इट क्लियर? तो बार-बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किए. 100 में से 90 बार आपको डबल बॉन्ड यहां मिला, 3 बार यहां, 7 बार यहां. तो आपको लगा कि डबल बॉन्ड अधिकतर यहां पाया जाता है, कभी-कभी यहां, कभी-कभी यहां. यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं. ये लगातार क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है. और ये वाला फिनोमेना ही हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस. रेजोनेंस वो फिनोमेना है जिसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स. ठीक है. पॉइंट समझ में आया? चलिए अब इसको दोबारा समझा रहा हूं लेकिन अब भी मैं एग्जांपल करके समझा रहा हूं. ठीक है. लाइफ मतलब डेली लाइफ से बता रहे हैं. मान लीजिए कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे बिल्ली होती है ऐसे. कई लोग ऐसे बैठे हैं और एक गेम खेल रहे हैं. ऐसा कोई गेम है ना, पासिंग द पास है. पत्ते खेल रहा है ये यार. ठीक है. ये पासिंग द पास गेम खेल रहे हैं. इंडिया में ये गेम यूजुअली जो खेला जाता है क्वेश्चन लेके खेला जाता है. ठीक है. विदेशों में कैसे खेला जाता है पता नहीं. यहाँ क्वेश्चन दे दिया जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर दिया और ये क्वेश्चन मूव करते हैं. और एक आदमी गाना चला देता है और जब गाना चल रहा होता है ये गाना रुकते हैं
समथिंग यही रेजोनेंस है। यही क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं लगातार, लेकिन जैसे तुम रिएक्शन कराते हो जिस मोमेंट पे, कभी कभी वो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में दिखते हैं, कभी इनके बीच में, कभी इनके बीच में, और फिर 90 टाइम्स एक जगह कैसे मिल गए? तो जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जब कोई ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कैप्चर करता हो, ज्यादा पकड़ता हो, तो ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस, समझ में आया? जैसे 6 लोग बैठे हैं, लेट्स सपोज कोई भी नाम लिख लेते हैं, ये एसके है, एमडी है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, गाने चल रहे हैं, कोई भी गाना लगा दिया, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ठीक है, अब यहाँ गाना चल रहा है, ठीक है, और गाना चलते चलते फिर उन्होंने गाना रोक दिया। अभी रोकने से पहले मान लो ये थोड़ा सा शरारती टाइप का प्राणी है, तो ये जो है, जो भी आर्टिकल था, क्वेश्चन था, ये आके अपने बात रोक ले और आगे वाले को दे ही ना, फिर आगे वाले क्या ले क्वेश्चन दे, ले नहीं देता, ले नहीं ले नहीं, ठीक है। तो ये अगर नाटक करेगा तो मोस्ट ऑफ द चांस, मतलब पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यही दिखे, ये वाला क्वेश्चन यही दिखे, अगर ये ऐसा शराब समझना किस तरह। बाद में मान लो ये आई लिंक कर ले और जीत जाएगी, तो स्टूडेंट में टीचर, अच्छा वो मूवी के बारे में बता, मैं कह रहा हूँ पूछ रहे थे मुझसे, तुमने बता देते, ठीक है। वैसे मतलब अगर ध्यान से देखा तो बड़े भाई लगते हो जैसे उम्र। चलिए लौट के आ जाइए, तो यहाँ भी मैंने पूरा केस समझाया, सब कुछ समझाया, आधों से बाउंसर हो गए, अभी भी नहीं समझ में आया कोई बात, और मैंने कुछ नहीं लिखा, एसके लिखा, एमडी लिखा, एक आध और वर्ड बोल दिया कि गाना चला ये, और पिक्चर का नाम तक बता दिया। अब इनको ये भी मालूम है यार शाहरुख खान जो था उसका अगर ठीक से मैं पूछ नहीं रहा हूँ उससे, खुद बता रहा, अभी मैं पूछ नहीं रहा हूँ उससे कुछ नहीं, और एसके से ही शाहरुख है, एसके से ही सलमान अली, नो कंफ्यूजन। आप देख लो कितना एनर्जी के साथ वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, शाहरुख नहीं, शाहरुख नहीं, सलमान सलमान, जैसे भी पैसे मिलने हो यहाँ पे अवार्ड देना चाहिए इस बात पे, बट दिस इज द नॉलेज गेम। जब भी आपको नॉलेज होती है, जब भी आप 100% श्योर होते हो, तो आप अपना एक्साइटमेंट रोक ही नहीं पाते, आप खुद ही मतलब केमिस्ट्री का भी पूछो ना, रेजोनेंस बता दे बेटा, किसी बच्चे से पूछो डिफाइन रेजोनेंस, तो ये मेरी तरफ देखेगा ही नहीं, आराम से बैठा रहेगा, और उसके बाद कई बार तो कहेगा पहचान कौन, पहले नाम ले हमारा, तब तो हम कुछ बोले, ठीक है। और फिर अगर मैं कह भी दूं भाई नाम नहीं पता, तो मैं ऐसे कह दूं कि हाँ भाई लास्ट वन, और ये सबसे आखिरी बैठा, फिर भी बैठा रहेगा, फिर ऐसे क्या वो बोलता कि पीछे वाले बोल, मुझे कोई नहीं है उससे पता, लेकिन फिर भी कह रहा है, फिर जब मैं उससे कहूंगा पीछे देख, तो फिर वो कोई फिर कहेगा बार बार कंफर्मेशन, मुझसे पूछा है कि इतने नाटक क्यों कर रहा है, आता नहीं, और जब आता है तो रुका नहीं जाता, ठीक है। अगर आपको पता है कि इस पिक्चर में सलमान खान था, तो मैं पूछूं ना पूछूं तुम अपने आप जवाब देने लगोगे, है ना। और इस पिक्चर में ये जो भी है, ये देखिए, ये आवाज़ निकल के आ रही है अंदर से, उमड़ रही है, ठीक है, इसीलिए तो मैंने साहब अमेरिका चले लीजिए, चलिए लौट के आ जाओ बेटा, व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है, टू एक्सप्लेन ऑल या 100% या ऑल प्रॉपर्टीज, अरे लिखो मत समझ लो, लिख तो तुम लिख दो, to explain 100% या all the properties we have to draw more than one structure। अगर किसी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी पड़ रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़े, तो वो चीज क्या है में आएगी, या ये कह सकते हैं a single structure is insufficient, incapable to explain the all properties of compound। कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से हम नहीं बता सकते, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते हैं। इन स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी क्या है, ऑल द स्ट्रक्चर्स हैव सेम स्केलेटन, मींस जितने भी एटम है सबकी पोजीशन कोई
they differ only in the pi electron location. कभी pi electron कहीं मिलते हैं, कभी pi electron कहीं। Is it clear? मतलब वैसे ही मान लीजिए कि जैसे सपोज आप लोग यहाँ बैठे हैं, या किसी एक बच्चे को लेट सपोज 5,000 रुपए 10,000 रुपए पड़े मिल गए, उसे भी मालूम है पड़े नहीं है, उसने पड़ोस वाले की जेब से निकाले, अब पड़ोस वाले ने कह दिया मेरे पैसे दी, ठीक है। फिर तलाशी वाला गेम शुरू हुआ, जब तक इसकी तलाशी इसने पीछे वाले को पास कर दी, उसकी तलाशी उसने कहीं और, तो वो बैठे सब अपनी जगह है लेकिन नोट लगातार घूम रहा। इज इट क्लियर? क्लियर। लेकिन अगर नोट में जीपीएस लगा, वो बता रहा है कि बेटा कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ मैं, पहले किस किस के पास गया, फिर किसके पास गया। दैट इज रेजोनेंस, कि हम कुछ जीपीएस लगा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड यहाँ जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, और यहाँ, तो जितनी भी पॉसिबिलिटी हो रही है वो हम बना रहे हैं, बट दीज ऑल आर हाइपोथेटिकल। नेचर का पंखा लगातार चल रहा है, मतलब नेचर में इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं, हम जबरदस्ती उन्हें रोक रोक के बता रहे हैं कि नहीं तुम यहाँ भी हो सकते हो, तुम यहाँ भी हो सकते हो, जब रिएक्शन करा रहे हैं तो तुम यहाँ भी हो, तो ये पूरा हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। बट ऑब्वियसली रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है, क्यों? क्योंकि इतना घूमने में एनर्जी का लॉस तो होगा ही, और जब एनर्जी लॉस हो जाती है स्टेबिलिटी आती है। तो याद रखना है रेजोनेंस जहां जहां होगा वो चीजें हमेशा स्टेबल हो जाएंगी ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस, ठीक है। रेजोनेंस कौन से कंपाउंड शो करेंगे, व्हाट इज द कंडीशन, और कोई अच्छी कंडीशन? वेरी गुड, पहली कंडीशन है वो कंपाउंड जिनमें पाई बॉन्ड हो। भाई पाई बॉन्ड होगा तभी तो घुमाओगे, एक कंडीशन। और कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, भूल गए? एक आपको पाई बॉन्ड जब समझाया था डांस करके, ध्यान हो कि ये पाई बॉन्ड बना, तो अगर ये यहाँ से टूटेगा तो अपने ही प्लेन में बॉन्ड बना सकता है, इस प्लेन में ही रहेगा। अगर ये पाई बॉन्ड इस प्लेन का है तो इसी प्लेन में रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता ये एक ऑर्बिटल ये दूसरा ऑर्बिटल, ये दोनों पाई बॉन्ड नहीं। तो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर क्यों? प्लेनर क्यों? पाई बॉन्ड को जब घूमना है तो जब वो यहां से हटेगा तब इधर जाके लगेगा, लेकिन अगर वो वाला एटम इसी प्लेन में होगा तभी तो लगेगा। अगर वो वाला एटम दूसरे प्लेन में होगा तो पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा। पाई बॉन्ड अपने ही प्लेन में बन सकता है, दूसरे प्लेन में नहीं बन सकता। तो एक तो पाई बॉन्ड होना चाहिए, दूसरा कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। सारे स्ट्रक्चर्स में पेयर या अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा, ना तो बढ़ सकते हैं पेयर या अनपेयर, ना ही कम हो सकते हैं। मतलब कहने का कि अगर ये स्ट्रक्चर किसी ने बनाया है 3 पाई बॉन्ड और किसी ने ये स्ट्रक्चर बनाया है 2 पाई बॉन्ड माइनस प्लस, और किसी ने ये बनाया है एक इलेक्ट्रॉन, तो बेटा इसमें कौन कौन से रेजोनेटिंग है कौन से नहीं? तो पहले और दूसरे रेजोनेटिंग है, यानी इन दोनों में रेजोनेंस मानी जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पूरे एक साथ यहाँ रख दिए गए और यहाँ से हट गए, मतलब बॉन्ड थोड़ा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ये रेजोनेटिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 पेयर हैं और 2 अनपेयर, जबकि यहाँ पे टोटल 6 पेयर थे, यहाँ पे 6 पेयर थे। तो नंबर ऑफ पेयर और अनपेयर ना तो कम हो सकते नहीं बढ़ सकते। मतलब यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई है, ये भी पाई है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 पेयर है। ये मैं लिखाऊंगा कल यार, आई विल डिक्टेट कंप्लीटली, पूरा टॉपिक लिखवाऊंगा क्लास में, आपको नहीं लिखना पड़ेगा। बच्चों आज थोड़ा कम रखना है, जा रहा हूँ। थैंक यू सर। टेस्ट लगेगा और कल ये पूरा टॉपिक लिखवाऊंगा, ठीक है।